बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू मशीन लर्निंग। लास्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर के अंदर आप लोग एसवीएम्स का बेसिक आइडिया ले चुके हैं, जिसमें इनफैक्ट हमने वहाँ से शुरू किया था कि इसके पीछे इंट्यूशन क्या है, हमें क्यों ज़रूरत है मार्जिन की, क्यों ज़रूरत है मार्जिन को मैक्सिमाइज़ करने की, उसका क्या फ़ायदा है, एंड देन हार्ड मार्जिन एंड सॉफ्ट मार्जिन के बेसिस के ऊपर बनने वाली सपोर्ट वेक्टर मशीन्स, एंड देन फाइनली वी आल्सो लुक्ड एट द आइडिया ऑफ कर्नल्स कि किस तरह से जो है वो कर्नल्स जो हैं वो हमारे डेटा की रिप्रेजेंटेशन को चेंज कर सकते हैं, और उसके नतीजे में ऐसा डेटा जो कि वैसे सेपरेबल नहीं है वो भी लीनियरली सेपरेबल बन सकता है इन अ हायर डायमेंशनल स्पेस, जबकि हम डिमेंशंस ऐड कर रहे होते हैं इंटेलिजेंटली, जिसकी बेस के ऊपर सेपरेबिलिटी बढ़ सके। इस वीडियो के अंदर विल बी नाउ गोइंग थ्रू द सपोर्ट वेक्टर मशीन्स इन अ मोर फॉर्मल वे। इससे पहले तो आपको याद होगा कि हमने बड़ा इनफॉर्मली इसको सिर्फ समझने की कोशिश की थी, अब हम ज़रा इसको फॉर्मली देख रहे होंगे। और इस वीडियो को मैं बेस कर रहा हूँगा एज अ फॉर इट्स प्री रेक्विजिट्स। मैं परसेप्ट्रॉन की जो लास्ट वीडियो थी जिसके अंदर हमने प्रूफ देखा था कन्वर्जेंस का, उस पर, और सिमिलरली जो वीडियो इससे पहले हमने की हुई है रिविजन वाली, उसके ऊपर। सो लास्ट वीडियो जो इंट्यूशन की थी दैट वाज जस्ट अ बोनस, तो उसके ऊपर मैं बेस नहीं कर रहा हूँ। आई बी एज्यूमिंग कि आप जो है वो कम से कम परसेप्ट्रॉन की कन्वर्जेंस का प्रूफ समझ चुके हैं, और आप बेसिक रिवीजन वाला लेक्चर अच्छी तरह करके आए हैं जो हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन से पहले इंट्रोड्यूस किया था, इनफैक्ट शायद लीनियर रिग्रेशन से पहले इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है जनाब, तो लेट्स बिगिन. So these are some of the references that I've used for creating this video. As for some of our previous lectures, especially for the perceptron, हमारा जो मेन सोर्स है जिसके ऊपर मैं बेस कर रहा हूँ इस वीडियो को, वो ये फर्स्ट है जो कि डॉक्टर वाइनबर्गर के कॉर्नेल के लेक्चर्स हैं. द लेक्चर्स आर अवेलेबल ऑनलाइन, द लेक्चर नोट्स आर अवेलेबल ऑनलाइन, और आप में से जो लोग भी मज़ीद डिटेल्स में इंटरेस्टेड हैं, आई वुड हाईली रिकमेंड कि वो वहाँ से जाकर इसको फॉलो करें. Similarly, there is this second source by Victor Lavrenko, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा के प्रोफेसर हैं. सो इनकी इस वीडियो की ख़ास बात ये है कि ही एक्सप्लेन्स सम ऑफ द इंट्यूशन बिहाइंड द मैथ्स जो कि मैंने आगे जाके कवर करना है इन अ वेरी नाइस वे. सो इसमें कुछ ऑप्टिमाइजेशन का आगे जाकर हम जिक्र करेंगे, एंड ही एक्सप्लेन्स इट इन 20 मिनट्स. ही एक्सप्लेन्स इट रियली नाइसली कि एक्चुअली वो ऑप्टिमाइजेशन का वो वाला हिस्सा जिसमें हम जाकर कुछ डिटेल्स को थोड़ा सा डाइल्यूट करेंगे, वो हिस्सा किस तरह से कवर हो रहा है. आई विल बी कवरिंग सम ऑफ दोज डिटेल्स, बट आई बी लीविंग आउट सम स्टफ जो कि फिर मैं आपके लिए यहाँ से अवेलेबल कर रहा हूँ. अगर आप चाहें अपने तौर पर तो आप उसको यहाँ से फॉलो कर सकते हैं. लेकिन स्ट्रिक्टली हमारे इस कोर्स के लिए और इसके एग्ज़ाम्स और वो तमाम मामलात के लिए जितना कुछ मैं कवर कर रहा हूँ लेक्चर के अंदर, दैट वुड बी इट. और उसके बाद दो ये पोस्ट्स हैं जो कि काफ़ी अच्छी और बड़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन दे रही हैं. अगेन बोथ ऑफ देम आर गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ द स्टफ जिसकी डिटेल में मैं भी अपने लेक्चर में जा रहा हूँ. ठीक है जनाब. सो इफ़ यू रिमेंबर फ्रॉम आवर परसेप्ट्रॉन, ये डायग्राम आपने परसेप्ट्रॉन में इससे पहले देखी थी, एंड आई होप बाय दिस टाइम यू आर एब्सोल्युटली कंफर्टेबल विद दिस. सो दिस इज़ योर सेपरेटिंग हाइपरप्लेन in the middle, and this is your vector which is normal, the weight vector which is normal to the hyperplane. These are your positive examples, these are your negative examples. This is where your the dot product of your W, the weight vector, and is positive with each of these data points. So इन सब के साथ आपको जो है वो greater than 0 रिजल्ट आ रहा है, और obviously आपके सारे labels इधर positive हैं. इस साइड पे जो आपकी hypothesis है वो आपको नेगेटिव रिजल्ट्स दे रही है, और आपके लेबल सारे के सारे भी नेगेटिव हैं. और इसकी बेस पे आपको याद होगा कि हमने इस तरह की चीज़ भी देखी थी कि द प्रोडक्ट ऑफ y wt x remains greater than और इक्वल टू 0. एक हमने ये चीज़ देखी थी, और उसके बाद फिर हमने ये भी देखा था कि ये इक्वल टू वाला केस कौन सा है. ये वो वाला केस है जब द पॉइंट लाइज एक्चुअली ऑन द हाइपरप्लेन. एंड देन वी आल्सो सेड, जिस वक्त हम परसेप्ट्रॉन का एल्गोरिथम बना रहे थे, कि ये इक्वल टू एक्चुअली हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है अगर हम इसको ट्रू मान लें, क्योंकि ये तब भी हो जाएगा जिस वक्त डब्ल्यू वेक्टर आपका ऑल ज़ीरोज़ है. तो लिहाजा वहाँ पर हमने जो कंस्ट्रेंट लगाई थी अपडेशन के लिए, वो ये लगाई थी कि इन दोनों का साइन सेम ना हो, या फिर इसका रिजल्ट 0 आ रहा हो. इन दोनों केसेस में आप जो है वो अपनी वेट वेक्टर को अपडेट करेंगे. राइट. सो आई होप यू रिमेंबर ऑल ऑफ दैट. नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज कि फॉर अ परसेप्ट्रॉन we know कि
if there is a hyperplane that exists between your positive and negative classes, the perceptron will find that hyperplane. However, which hyperplane will it find? So for example, for these positive and negative examples, this is one separating hyperplane which lies very close to the positive side. Here is another separating hyperplane which lies very close to the negative side, and here is another hyperplane which lies somewhere in the middle of the two classes. Now my question to you is, can you choose one of these as a better hyperplane, and do we have a reason for that? इनमें से कोई hyperplane बेहतर है बाकियों से? So if, and by the way, pause the video and think about it. This is an important point. This is basically the core of what we are about to discuss here. और ये मैं इस पे भी again थोड़ा speed से इसलिए आगे बढ़ रहा हूँ क्योंकि ये हमने last time जो हमारा proof था convergence का, उसमें ये वाली गुफ्तगू motivate कर दी हुई है. मैं सिर्फ कुछ बातें यहाँ दोहरा रहा हूँ. So if you look at this first example on the left, अगर इफ यू रिमेंबर फ्रॉम नियरेस्ट नेबर्स कि जो चीज़ें एक जैसे लेबल रखती हैं, जो चीज़ें एक जैसे फीचर्स की वैल्यूज़ रखती हैं, उनके आमतौर पे लेबल्स भी एक जैसे होते हैं. सो फॉर एग्जांपल वी कैन एक्सपेक्ट अ पॉजिटिव पॉइंट टू एग्जांपल टू अपीयर हियर इन आवर टेस्ट डेटा. कोई पॉजिटिव यहाँ भी हो सकता है, कोई पॉजिटिव यहाँ भी हो सकता है, कोई यहाँ भी हो सकता है. जाहिर है आपका टेस्ट डेटा आपके ट्रेनिंग डेटा से तो नहीं आ रहा, इट्स अ सेपरेट डेटा, तो वो एक्जैक्टली इन्हीं जगहों पर तो लाई नहीं करेगा. लेट्स अज्यूम ये आपके दो फीचर्स हैं x1 एंड x2, तो वो x1 x2 की सेम ये वैल्यूज़ तो नहीं ले रहा होगा, कुछ डिफरेंट ही ले रहा होगा. तो अगर आपका हाइपरप्लेन आपकी क्लास से बहुत करीब है तो देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि हो सकता है यहाँ पर या यहाँ पर या यहाँ पर कोई आपकी पॉजिटिव एग्जांपल आ जाए. एंड बिकॉज द हाइपरप्लेन वाज वेरी क्लोज टू दिस क्लास, तो ये मिसक्लासीफाई हो जाएगी, ये सारी की सारी एग्जांपल्स मिसक्लासीफाई हो जाएंगी. द सेम केस इज हियर इन द सेकेंड एग्जाम्पल. कोई नेगेटिव यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, इधर आ सकता है, इधर आ सकता है. क्योंकि ये हाइपरप्लेन बहुत करीब है नेगेटिव क्लास के, लिहाजा ये मुमकिन है कि जब एक्चुअल टेस्ट पॉइंट्स आएंगे वो टेस्ट पॉइंट्स इस हाइपरप्लेन की दूसरी साइड पर लाई करते हैं. और ये होता है, ये एक एक्चुअल प्रॉब्लम है विद द परसेप्ट्रॉन. इन दिस फाइनल एग्जाम्पल यू सी कि ये जो आपकी हाइपरप्लेन है ये प्लेस हुआ है एट एन almost an equal distance between these two blobs. Like if you consider them this sort of like a blob, and you consider your negative examples as sort of like a blob, तो ये इन blobs के बिल्कुल इनके अगर closest point से देखें, ये closest point है, तो इनसे कुछ ये equal distance के ऊपर बीच में place हुआ है. और हम ये कहेंगे कि ये शायद हमारा बेहतर हाइपरप्लेन है, इसमें वो वाले मसले नहीं है जो पहले दो में हमने देखे. So now, how do we describe or define such a hyperplane? इसकी क्या properties होंगी? And secondly, how do we find it? It looks not very simple. Your perceptron is unable to differentiate between these hyperplanes. It will just return the first hyperplane that it finds. चाहे वो एक क्लास के साथ जुड़ा हुआ रखा हुआ हो या दूसरी क्लास के साथ जुड़ा हुआ रखा हुआ हो, या वो ये जो आपको नजर आ रहे हैं इनसे भी कोई बुरा hyperplane हो, उसने वो ढूंढ कर दे देना है. Right? So you can potentially even think of a hyperplane like this. I'm not very good with straight lines on my digital tab, but still, like you can have a hyperplane like this, which is bad in all possible ways. Like you could have a positive point here, or you could have a negative point here. So this is perfectly fine. This is an okay hyperplane from the perspective of a perceptron. So we need to somehow obtain the capability of defining better hyperplanes and also ways of finding such better hyperplanes. ठीक है जी, ये आपकी बेसिक मोटिवेशन, ये आपके जहन में क्लियर होनी चाहिए. अच्छा, अब अगर फर्ज करें कि मैं ओरिएंटेशन की बात करूं, ओरिएंटेशन ठीक हो गई, ये मेरा हाइपरप्लेन जो है इसकी ओरिएंटेशन ठीक थी. इस हाइपरप्लेन की ओरिएंटेशन भी वही है जो ये ऊपर वाले राइट मोस्ट की है, लेकिन इसका क्या प्रॉब्लम है, ये इस क्लास के करीब है. If you look at this one, this is closer to the other class. So अब यहाँ पर भी एक मसला है कि सिर्फ यही नहीं कि उस हाइपरप्लेन की ओरिएंटेशन ठीक हो, बल्कि ये भी ज़रूरी है कि उस हाइपरप्लेन की डिस्टेंसेस मैक्सिमाइज हो रहे हों दोनों ब्लॉब्स से, जो आपकी दोनों क्लासेस के ब्लॉब्स बन रहे हैं. राइट? ये जो मैं बार बार ब्लॉब्स का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, दिस इज़ आई एम यूजिंग इट इनफॉर्मली हियर, लेकिन जब आप इसकी ऑप्टिमाइजेशन की तरफ जाते हैं तो I think one of the better motivations better intuitions that I've seen that explain that optimization process uses convex hulls. तो वहाँ पर ये वाली चीज़ as such बिल्कुल आ जाती है कि like you wrap up a rubber band around your positive and your negative class and you create a blob. अगर ये multidimensional है तो like wrap up a sheet of plastic around it or something, or a flexible sheet of steel around it. तो वो जो चीज़ बनेगी वो ब्लॉब है जिससे आप बेसिकली देख रहे हैं अपने डिस्टेंसेस को. ठीक है, आगे चलते हैं, आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें आपको मज़ीद क्लियर होती जाएंगी.
So your support vector machine, this is where it comes in. Your perceptron की जब ये मसला नज़र आया तो इसके काफ़ी अरसे के बाद 58 के अंदर आपकी perceptron आई थी और 90s में आपकी support vector machines आई हैं. So the support vector machine is a linear classifier जो जिस version को अभी हम देख रहे हैं that can be viewed as an extension of your perceptron. तो ये perceptron की उस problem को solve कर रही है कि वो कोई सा भी hyperplane उठा के दे देता है जैसे नीचे आप left वाली diagram के अंदर देख रहे हैं. So perceptron सिर्फ ये guarantee करता था that you find a hyperplane if it exists. The SVM finds the maximum margin separating hyperplane. So there you have it. There you have the description. Now what do we mean by maximum margin separating hyperplane? And that's what the whole discussion of today's lecture will revolve around. So इसकी I think the best way to think about that is कि आपकी ये दो classes आपको नज़र आ रही हैं, यहाँ पर भी blue dots नज़र आ रहे हैं और आपको red dots नज़र आ रहे हैं. So your blues and your reds. और आपका काम ये है कि आपने इन ब्लूज़ और रेड्स के बीच में से थोड़ी देर के लिए आप फ़र्ज़ कर लें और इस एग्जांपल में मेरे साथ रहें तो आपको चीज़ें ज़रा बहुत क्लियर हो जाएंगी. फ़र्ज़ कर लें ये नीले और ये लाल जो है ना, ये सब नीले और लाल रंग की छोटी छोटी चट्टानें हैं, ये रॉक्स हैं जो यहाँ रखी हुई हैं, बहुत हार्ड ज़मीन के साथ जुड़ी हुई रॉक्स हैं. इनको कोई आप डायनामाइट से उड़ा नहीं सकते, आप इनको हटा नहीं सकते. देर जस्ट देयर, यू आपने इनका बर्दाश्त करना है. एंड इन यू एज एन इंजीनियर हैव बीन गिवन अ टास्क to create a straight road that passes between the two classes. यानी रेड और ब्लू चट्टानों के बीच में से आपने एक सड़क गुजारनी है. राइट, पहला काम तो ये हो गया. यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई. सो आपने एक सीधी सड़क गुजारनी है जो लाल और नीली चट्टानों के बीच में से गुजरे. अब आखिरी कंस्ट्रेंट आप पर ये लगाई गई, ये कंस्ट्रेंट अब तक की जो थी ना, ये परसेप्ट्रॉन की कंस्ट्रेंट थी. सीधी सड़क गुजारनी है लाल और नीली चट्टानों के बीच में से. ऐसा ना हो कि एक भी नीली चट्टान उस सड़क के जो है वो फॉर एग्जांपल राइट साइड पर हो गिवन दिस डायग्राम और एक भी लाल चट्टान इसकी लेफ्ट साइड पर. ऐसा नहीं होना चाहिए. ये परसेप्ट्रॉन की कंस्ट्रेंट थी. नाउ द एडेड कंस्ट्रेंट इज कि वो सड़क इतनी चौड़ी होनी चाहिए जितना चौड़ा होना मुमकिन हो. दैट कंस्ट्रेंट इज द SVM कंस्ट्रेंट. कि उस सड़क को given these constraint, given the first constraint, the second constraint is to make it as wide as possible. ठीक है. अब आपको याद होगा परसेप्ट्रॉन के आखिर के प्रूफ में हमने ये कहा था कि the distance of a particular hyperplane to its closest point is known as the margin and we defined it as gamma. रिमेंबर हमने गैमा की बात की थी और अपने प्रूफ के काफ़ी हिस्से को उस पर हमने बेस भी किया था. सो जो हमारे हाइपरप्लेन का डिस्टेंस टू इट्स क्लोजेस्ट पॉइंट है इसको हम गैमा कहते हैं. ठीक है. यहाँ पे आपको मल्टीपल जगहों पर ये नज़र आ रहे हैं, यहाँ भी नज़र आ रहे हैं, यहाँ भी नज़र आ रहे हैं, यहाँ भी नज़र आ रहे हैं. एक चीज़ मैं आपको अभी विदाउट प्रूफ किए ये कह रहा हूँ कि अगर ये सही हाइपरप्लेन है विद अ मैक्सिमम मार्जिन तो देन ऑल ऑफ दीज गैमाज आर इक्वल, क्योंकि इसको इक्वल करना ही आपका एक गोल था. दोनों साइड्स के ऊपर गैमा आपका सेम होगा. ठीक है. और ये पॉइंट्स जो गैमा को डिफाइन करने में हेल्प कर रहे हैं, लाइक दिस पॉइंट, लेट मी कॉल इट आई डोंट नो x1 एंड दिस लेट मी कॉल दिस x2 एंड लेट मी कॉल दिस स्मॉल x, क्योंकि आपके लार्ज x कैपिटल x से हमने फीचर्स लिखे हुए हैं, लेट मी कॉल इट x3. इन पॉइंट्स को, इन क्लोजेस्ट पॉइंट्स को हम सपोर्ट वेक्टर्स कहते हैं. और ये बिल्कुल आखिर में जब हम प्रूफ कर चुके होंगे तो उसके बाद मैं आपको इसकी फॉर्मली भी डिफाइन कर दूंगा इन चीज़ों को. इनको हम सपोर्ट वेक्टर्स कहते हैं. ये सपोर्ट वेक्टर डिफाइन कर रहे हैं कि हमारी सड़क चौड़ी कितनी हो सकती है. तो अब आप फ़र्ज़ करें, ऐसा समझें, अपने जहन के अंदर एक तस्वीर बनाएं कि आपके पास ये सेंटर में एक लाइन है, ये काली वाली लाइन, दिस इज़ योर हाइपरप्लेन. राइट. आप इस हाइपरप्लेन से दोनों साइडों के ऊपर ये जो डॉटेड लाइंस हैं ना, इनको फैलाना शुरू कर दें. अब ये फैलती जा रही हैं दोनों साइड पे, ये सड़क चौड़ी होती जा रही है. यहाँ तक कि एक पॉइंट आएगा कि ये एक जगह ये किसी एक पॉइंट से, लेट से x1 से टच करने लगेगी. तो अब आपने इसको ठीक करने के लिए अपने हाइपरप्लेन की ओरिएंटेशन थोड़ी सी चेंज करना शुरू कर देनी है, थोड़ा सा उसको रोटेट करना शुरू कर देना है. तो कुछ ना कुछ गुंजाइश बनती जाएगी. एक पॉइंट ऐसा आएगा कि हर तरफ से वो जो दोनों की दोनों डॉटेड लाइंस हैं वो हर तरफ फिक्स होके टच हो जाएंगी. आपने ये फ़र्ज़ करें उनको जैसे एक एक वो जैक लगाकर आप उनको एक दूसरे से दूर धकेल रहे थे. जहाँ पे फंस गई ये सब कुछ जाके, दैट्स द पॉइंट जो हम कहेंगे कि इस वक्त हमें मैक्सिमम मार्जिन सेपरेटिंग हाइपरप्लेन्स मिल चुके हैं. ठीक है. आई होप एज एन इंट्यूशन दीज एग्जाम्पल्स शुड सर्व टू क्रिएट अ विजन ऑफ दिस इन योर हेड कि हम करना क्या चाह रहे हैं. ठीक है. अब ये देखते हैं कि इसको करेंगे कैसे. पहले थोड़ा सा और मज़ीद समझ लेते हैं. So in this example नीचे आपको again left पे perceptron और उसकी सारे के सारे possible hyperplanes और right पे आपको अपनी familiar terminology के अंदर जो है वो नज़र आ रही हैं positive negative classes, the gamma which is your margin, distance to the margin which is like distance to your support vector which is the margin, and then your vector w which is normal to the hyperplane. So हमारी setting ये है कि we define a linear classifier h of x is equal to sine of
W2x प्लस बी। आपको याद होगा ये सब चीज़ें हमने डिस्कस की हुई हैं कि अगर हमारे लेबल्स जो हैं वो +1 -1 हैं तो हम ये कह सकते हैं, और अगर हम ज़ीरो को बीच में से हटा दें तो फिर साइन इंडिकेट करता है कि कौन सी क्लास के अंदर हमारी चीज़ रखी जा रही है। सो W2x प्लस बी इसकी फुल फॉर्म थी, आपको याद होगा, बाद में हमने बी एब्जॉर्ब कर लिए थे परसेप्ट्रॉन के अंदर, बी को अंदर एब्जॉर्ब करके WTX कर दिया था, इसको W ट्रांसपोज एक्स। यहाँ पे हमने बी को वापस बाहर निकाल लिया इस फॉर्मेशन के अंदर। आपकी मर्जी, आप पूरी डेरिवेशन के अंदर हर जगह बी को वापस उसमें डाल देंगे तो वही चीज़ बन जाएगा, लेकिन इस डेरिवेशन में हम बी को अलग रखे हुए हैं। इट मेक्स नो डिफरेंस, देयर इज नो लॉस ऑफ जनरलिटी हियर। ठीक है, अच्छा जनाब, so and we assume a binary classification setting using labels y belonging to +1 and -1. ठीक है जी, hopefully everything is clear to this point. So if the data set is linearly separable, typically there are infinitely many separating hyperplanes, typically infinitely many separating. So आपकी perceptron जिसमें से ढूंढ रही है ना वो infinitely many है, ऐसा नहीं है कि 15 है जिसमें से आपने एक निकाल कर दे दिया तो उनको exhaustively search कर ले। ठीक है, so now your question is what's the best separating hyperplane? What's the best separating hyperplane? So the SVM answer is that the hyperplane that maximizes the distance to the closest data points from both classes, that's the answer, that's the hyperplane जो कि आपका best separating hyperplane है, and that's also the hyperplane with the maximum margin on both sides. ठीक है, margin दोनों तरफ equal होगा. So hyperplane is defined as, यहाँ पर आपको याद होगा hopefully, मैं सिर्फ ये रिविजन का पॉइंट है, hyperplane is defined as set of points such that h is equal to x such that wtx plus b is equal to 0. So जितने भी पॉइंट्स जो हैं वो इसको सेटिस्फाई करते हैं वो आपके hyperplane के ऊपर लाई कर रहे होते हैं, and then greater than this point is on the right and less than is on the left in the diagrams shown below. ठीक है, और margin भी हम इससे पहले डिफाइन करके आए हैं, is the distance from the hyperplane to the closest point across both classes. ठीक है जी, कुछ रिविजन, कुछ नई बातें, होपफुली यू आर स्टिल विद मी। अगर आपको लग रहा है कि आपको ये साइन वाली बात नहीं समझ आई या हाइपरप्लेन की डेफिनेशन नहीं समझ आ रही, दैट्स इंडिकेटिव कि आपने पिछली लेक्चर वीडियोस परसेप्ट्रॉन सही से नहीं देखी हैं, एंड आई वुड लाइक टू एम्फसाइज अगेन, पहले वो देखें उसके बाद ये सुने, वरना आपको ये नहीं समझ में आएगा। मैं उस पर ही सब कुछ बेस कर रहा हूँ। अच्छा जनाब, सो this support vector machine, this problem of maximizing the margin obviously is an optimization problem. So you maximize the margin, so the distance separating the closest pair of data points belonging to the opposite classes, these points are called the support vectors जैसे हमने कहा, because they are the data observations that support or determine the decision boundary. These are also the samples that are most difficult to classify. ये भी आप जहन में रखें कि ये support vectors यही तो पहली चट्टानें थी जो आपकी सड़क के किनारों से टकराई हैं, तो इनको ही तो क्लासीफाई करना खुद भी मुश्किल था, क्योंकि आपके हाइपरप्लेन के सबसे करीब आई हुई हैं ये वाली चीज़ें। ठीक है, जिनसे अब हम मदद ले रहे हैं, जो हमारे सपोर्ट वेक्टर बन रहे हैं. So what we want to do is to train an SVM classifier, you find the maximal margin hyperplane or optimal separating hyperplane, which optimally separates the two classes in order to generalize to new data and make accurate classification predictions. तो अब ये एक और अंदाज है इस बात को देखने का कि आपका जो आंसर दे रहा था परसेप्ट्रॉन, अगर वो किसी एक क्लास के पास था तो वो आपके डेटा सेट की प्रोबेबिलिटी तो मैक्सिमाइज कर रहा था, लेकिन उसमें स्मूथिंग नहीं थी। अगर आपको हमारी बेस की साइड डिस्कशन याद है, वहाँ स्मूथिंग नहीं थी। आपका जब नया डेटा आएगा तो ये उसके ऊपर आपको गलत आंसर्स दे सकता है, यानी इसने बायस रिड्यूस कर दी थी आपके ट्रेनिंग सेट के ऊपर। अब मैं ये तीनों सारी की सारी मुख्तलिफ टर्म्स में इसको बोल रहा हूँ जिस जिस अंदाज से सेमेस्टर में हम गुफ्तगू करते गए हैं, बिकॉज नाउ वी आर प्रीटी मच समिंग अप द होल कोर्स। तो अब ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होनी चाहिए, ठीक है, कि हम जो है वो मैक्सिमम लाइक्लीहुड, अपनी क्लास की लाइक्लीहुड इंक्रीज कर दी थी, बायस मिनिमाइज कर दी थी, वी फिटेड टू आवर ट्रेनिंग सेट। लेकिन क्या हमने इतना तो फिट नहीं कर लिया कि अब कोई नया डेटा पॉइंट आता है तो आपका हाइपरप्लेन इतना करीब रखा हुआ था एक पर्टिकुलर क्लास के कि आने वाले डेटा पॉइंट जो है वो उसके बहुत पास होने के बावजूद मिसक्लासीफाई हो गया। दैट मीन्स कि यू ओवरफिटेड टू योर ट्रेनिंग डेटा, एंड इवन परसेप्ट्रॉन इज प्रोन टू सच ओवरफिटिंग। ठीक है, और वो तो उसे तो पता भी नहीं लगेगा कि मैं ओवरफिट यहाँ पे कर गया हूँ इस चीज़ के ऊपर, बिकॉज इट्स जस्ट सेपरेट, जस्ट फाइंडिंग वन hyperplane out of the infinitely many, right? ठीक है, so let's move on from here. अच्छा जन, so अब हम थोड़ा सा इसको आगे लेकर चलना शुरू करते हैं। ये एक पॉइंट है जो हमने रिवीजन के लेक्चर में परसेप्ट्रॉन की किया था, और मैं चाहूँगा कि आप एक दफ़ा अपने जहन में इसको ले आएँ। आप पहले अपने पास कागज़ पे खुद से लिखें यहाँ पॉज करके कि फाइंड आउट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट x फ्रॉम अ हाइपरप्लेन डिफाइंड बाय द नॉर्मल वेक्टर w। इनिशियली एज्यूम कर लें कि आपका नॉर्मल वेक्टर w जो है वो यूनिट वेक्टर है। सो आप इसको यूनिट वेक्टर एज्यूम करें और इसका डिस्टेंस निकाल दें। आई होप यू हैव ट्राइड। अभी आप थोड़े दिन पहले ये करके, यानी 1-2 दिन पहले ये आपने वीडियो इसकी देखी है। सो
The distance is given as just the absolute length of the dot product, or the absolute of the dot product between the vector w and the vector x. आपको याद होगा कि vector x किस assumption के तहत आया था. यहाँ originally it was the vector px from a point p on the hyperplane, और उसके बाद में हमने देख लिया था कि because p के ऊपर origin lie करता है तो लिहाजा we can just call it x. अगर ये याद नहीं है तो वहाँ से जाके रिवाइज कर लें. अगर मैं इसको वापस ले जाऊं और इसके अंदर से वो नॉर्मल वेक्टर की कंस्ट्रेंट ख़त्म कर दूं तो दी ओनली चेंज वुड बी कि ये जो वेक्टर w है ये रिप्लेस हो जाएगा अपने फुल फॉर्म से, यानी w ओवर द मैग्नीट्यूड ऑफ w हो जाएगा. और हम यही करने लगे हैं इसको. सो हमने इसको नीचे मैग्नीट्यूड ऑफ w से रिप्लेस कर दिया. यहाँ पे मैंने L2 नॉर्म यूज़ किया है. आपको KNN में से यूक्लिडियन की डिस्कशन याद होगी. यूक्लिडियन नॉर्म यूज़ किया है. सो दिस इज़ द यूक्लिडियन नॉर्म जिससे डिवाइड किया तो अब ये नॉर्मल वेक्टर बना हुआ था. अब हमने नॉर्मल को वापस कर दिया. नाउ w इज़ अ नॉर्मल is not a unit vector anymore. और उससे अगले केस में यहाँ पर मैंने इसको यहाँ तक b बीच में एब्जॉर्ब हुआ था x के अंदर, यहाँ पर wx के अंदर, यहाँ wx में से b को निकाल के अलग कर दिया. So this was your n+1 dimensional space and this is your n dimensional space और n dimensional vectors. ठीक है, b इससे अलग हो गया है. तो वो जो x0 w0 बीच में डाला था जो शुरू से आप सेमेस्टर के करते आ रहे हैं वो बीच में से ख़त्म कर दिया. क्यों हम ऐसा कर रहे हैं? सिर्फ आगे की थोड़ी सी कन्वीनियंस के लिए. हम इसको दूसरी तरह भी कर सकते हैं. इट्स जस्ट कि हमने एक तरह से इसको प्रूव किया हुआ तो यूँ लिख लें. जब आप लिटरेचर पढ़ेंगे तो यू विल फाइंड ऑल ऑफ दीज वेरिएशंस. लाइक ऑब्वियसली आप मैथ्स के साथ अपनी ज़िंदगी में डील करते रहें. और फाइनली इस डॉट प्रोडक्ट को भी हम मैट्रिक्स ट्रांसपोज फॉर्म में लिख देते हैं. तो ये w ट्रांसपोज इनटू x plus b. So this is the same thing. और ये वो है जिसे हम यूज़ कर रहे होंगे आगे की अपनी डिस्कशन के अंदर. ठीक हो गया जनाब. So this is the distance between the point x and the hyperplane defined by the vector w. ठीक है, and obviously by the bias b. So w and b are now completely defining the orientation and intercepts of your hyperplane. ठीक है. Therefore the margin of x, अब अगर मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे आप x h का मार्जिन, h is your as given above, h is your hyperplane, तो h का मार्जिन डिफाइन कर दें तो कैसे करेंगे? मार्जिन क्या चीज़ है? Margin is just the distance to the closest point on both sides, right? So gamma wb is basically just minimum x belonging to your data set, and then the distance to this point. So it's the smallest distance to a point in the classes on both sides. ये हम एक साइड के लिए कर रहे हैं, लेकिन अभी इसमें आपको ये वाली चीज़ भी आगे जाकर मैं दिखाऊंगा कि अगर ये वाली कंस्ट्रेंट सिर्फ तभी काम करती है अगर दोनों तरफ मिनिमाइज़ कर रहे हो. अगर आप दोनों साइड पे मिनिमाइज़ नहीं कर रहे तो देन वो ऑप्टिमैलिटी होल्ड ही नहीं करेगी, क्योंकि फिर हो सकता है कि हम उसको थोड़ा सा मूव करके वो मिन की कंस्ट्रेंट को ख़राब कर सकते हो. तो लिहाजा दिस मिनिमम एक्ट्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द हाइपरप्लेन. ठीक है, ये बैक वक्त दोनों तरफ काम कर रहा होता है. सो बाय डेफिनेशन योर मार्जिन एंड हाइपरप्लेन आर ऑल्सो स्केल इनवेरिएंट. सो व्हाट दैट मीन्स इज कि अगर मैं w और b को स्केल कर दूँ तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा हाइपरप्लेन वही रहेगा. उसकी पोजीशन बदल सकती है, हाइपरप्लेन सेम रहेगा. ठीक है, अब इस बात को भी ज़रा समझ लें. अगर मैं w को स्केल कर रहा हूँ तो w को चाहे मैं मल्टीप्लाई बाय 2 करूँ, 10 करूँ, 100 करूँ, 1000 करूँ, व्हाट डिफरेंस डज इट मेक? इट्स द सेम हाइपरप्लेन. ठीक है, हाइपरप्लेन के अंदर कोई तब्दीली नहीं आ रही. सिमिलरली b को चेंज करने से मैं इसको आगे पीछे मूव कर रहा हूँ, और अगर मैं n+1 डायमेंशंस के अंदर ले जाऊँगा तो फिर मैं पूरे के पूरे डेटा सेट की जो n+1 डायमेंशन है, आपको याद होगा जो हमने रिवीजन के लेक्चर के बिल्कुल आखिर के हिस्से में काम किया था कि n+1 डायमेंशन के अंदर मूव करके मैं उस डायमेंशन को आगे पीछे मूव कर रहा हूँ. यानी अपने पूरे डेटा सेट के अंदर मैंने वो एक डायमेंशन, कांस्टेंट डायमेंशन ऐड कर दी है. तो सब की सब, जैसे मैंने कहा था, ऑल ऑफ द एक्शन इज टेकिंग प्लेस एट 1, लेट्स से, तो द एक्शन इज टेकिंग प्लेस एट b बेसिकली. तो वो जहाँ कहीं भी हम ले जाना चाहें उसको हम उस एक्शन को वहाँ पर करवा सकते हैं. ठीक हो गया जी. तो ये होपफुली ये सारी चीज़ आपके जहन में होगी. तो हम इससे जो चीज़ अखज़ कर रहे हैं वो ये है कि योर मार्जिन एंड हाइपरप्लेन आर स्केल इनवेरिएंट. तो आपका जो है वो हाइपरप्लेन जो है इसके जो ये एंटिटीज़ हैं w और b, इसको हम किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करके, किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके स्केल कर सकते हैं, और उसके नतीजे के अंदर इसमें कोई लॉस ऑफ जनरलिटी भी नहीं हो रहा. जिस चीज़ को आप अप स्केल करेंगे उसे वापस डाउन स्केल कर सकते हैं, जिसे डाउन स्केल करेंगे उसे वापस अप स्केल कर सकते हैं. अगेन मैं याद दिला दूं कि मैथमेटिकल फॉर्मलाइजेशंस के अंदर अक्सर हम ऐसे स्टेप ले रहे होते हैं जिसमें हमारे जहन में आता है कि यहाँ ये करने की क्या ज़रूरत थी. मतलब अगर आप
खुद वो मैथमेटिशियन हो जो पहली दफ़ा इस मसले को सॉल्व कर रहे हैं, तो वुड यू गो एंड वुड यू एक्चुअली डू दीज थिंग्स? तो यहाँ पर मैं आपसे बेसिकली एक छोटी सी एक एग्जांपल आपके सामने रख दूँ, बिकॉज एसवीएम्स और आगे न्यूरल नेट्स में आपके जहन में सवाल शायद बार बार आए, स्पेशली आप में से जो लोग वाकई इंटरेस्टेड हैं सीखने में कि हाउ डू यू डू दीज थिंग्स ऑन योर ओन। वो सवाल ये है कि देन हाउ कम कि ये आप अजीब सा काम करने लग जाते हैं कि कभी उठा के किसी चीज़ को नॉर्मल वेक्टर में कन्वर्ट को नॉर्मल को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया, कहीं उठाकर उसका स्केल कर दिया। तो ये हमारे जहन में क्यों आएगा जब हम पहली दफ़ा उसको ड्राइव कर रहे हैं? ये तो रट्टा लगाने वाली बात हो गई। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। असल में द वे इट एक्चुअली हैपन्स इज कि यू डोंट डू इट द फर्स्ट टाइम, यू मूव ऑन, यू रीच अ पॉइंट जहाँ से आगे सोल्यूशन बहुत मुश्किल हो गया। सो यू से कि यार इसको सॉल्व करने के लिए कितना अच्छा होता है कि मैं इसको यूनिट वेक्टर बना लेता। सो यू गो बैक और जहाँ पहली दफ़ा वो इंट्रोड्यूस हुआ था वहीं से आप उसको यूनिट बना के आगे चलना शुरू कर देते हैं, बिकॉज अगर आप उस पॉइंट पे बनाएंगे तो हो सकता है कि उसके पीछे भी असरात कुछ स्टेप्स के ऊपर पड़ रहे हो। सो यू गो बैक, उसके फर्स्ट इंट्रोडक्शन पे जाके आप उसको यूनिट बना देते हैं। अब नए आने वाले शख्स को लगता है कि यार यहाँ यूनिट बनाने की क्या ज़रूरत थी? वो ये ज़रूरत थी कि 4 स्टेप के आगे उसकी ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है, पहली चीज़ ये जहन में रखें। बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे अगर आप वो कभी अपने तौर पे ज़िंदगी में मूविंग वगैरह शिफ्टिंग आपने घरों की हो, तो आप एक दफ़ा डाइनिंग टेबल लेके चले जाएंगे और वो नई दरवाजे से घुसेगी और अब आप कहेंगे कि जी मैं इसे खोल के ले जाता हूँ, इसके पाए उतार देता हूँ, इसे अंदर ले जाता हूँ। राइट, दैट्स लाइक हाउ मैथ्स वर्क्स। यू रीच अ डोर जहाँ से आगे चीज़ नहीं चल रही, तो देन आप उसके पाए उतार के उसमें से गुजारते हैं, यू कन्वर्ट इट इनटू अ यूनिट वेक्टर। अच्छा, फिर अगली दफ़ा क्या होता है? अगली दफ़ा आपके एक्सपीरियंस में ये चीज़ आ जाती है कि यार आमतौर पर मूविंग के वक्त मुझे ये फर्नीचर खोलना ही है, तो लिहाजा मैं क्यों ना ऐसा करूं कि मैं इसको पहले से ही यूनिट वेक्टर बनाकर ले जाऊं, पहले से ही पाए उतार के ले जाऊं। दैट्स हाउ यू गेन दैट इंट्यूशन इन मैथ्स कि जी इवेंचुअली ये काम होना है, तो शुरू से ही हम उसको यूनिट बनाकर लेकर चलते हैं। एक बात ये हो गई। दूसरी चीज़ ये कि कभी कभी हम कुछ चीज़ों के ऊपर कुछ लॉस भी बर्दाश्त कर लेते हैं। जैसे आपने एक बेड ले जाने की घर में कोशिश कर रहे हैं, नहीं घुस रहा है किसी भी तरह, आपने फाइनली कहा यार जो इसके पीछे जो हेडरेस्ट है ना, इसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, इसे काट के फारिग कर दो, मुझे खाली बेड चाहिए, क्योंकि हेडरेस्ट के साथ तो ये घुसना नहीं अंदर। तो आप ये कहते हैं चलो कोई बात नहीं, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है तो हम ऐसा करते हैं कि विदाउट इक्वल करने के कि दरवाजे से अंदर और दरवाजे से बाहर सेम चीज़ थी, दरवाजे के अंदर की चीज़ जो है वो पहले से छोटी हो गई है, लेकिन हमें ज़रूरत तो उससे छोटा ही करने की थी, तो लिहाजा यूँ भी काफ़ी। ऑप्टिमैलिटी के प्रूफ्स में ऐसा अक्सर होता है कि हम इक्वल 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 चल रहे हैं और कहीं अचानक ग्रेटर देन करके और वहाँ से आगे उस चीज़ को सिंप्लीफाई कर दिया, या लेस देन करके सिंप्लीफाई कर दिया। यहाँ हम ये काम कर रहे होते हैं कि अगर उसको पूरा लेके चलते हैं तो दैट वाज क्वाइट अ लॉट ऑफ लोड, उसके साथ हम आगे अपने स्टेप्स नहीं कर सकते थे। तो उसको सॉल्व करने के लिए वी जस्ट सिंप्लीफाई इट एंड वी मूव अहेड लाइक दिस। ठीक है, ये छोटा सा मैंने यहाँ पे ब्लर्ब इसलिए दिया है कि आगे जो जिस प्रूफ को मैं लेकर चलूंगा तो कई ऐसे पॉइंट्स आएंगे, आप कहेंगे जी हाँ ये क्यों इसे वन कर दिया, तो आपके जहन में पहले से होना चाहिए कि how it works, and because you should be training yourself selves to do new stuff in machine learning as well at this point. अच्छा जनाब, सो यहाँ पर हम एक और चीज़ जो अभी कही थी उसको भी मज़ीद वाज़े कर लेते हैं कि जिस वक्त हमारा गैमा मैक्सिमाइज होगा तो द हाइपरप्लेन मस्ट लाई राइट इन द मिडल ऑफ द टू क्लासेस, और राइट इन द मिडल ऑफ द टू सपोर्ट वेक्टर्स, दोनों साइड के मार्जिन इक्वल होंगे। ठीक है, लाइक अ टू लेन रोड। तो gamma must be the distance to the closest point within both classes. If not, then the hyperplane could be moved towards data points of the class that is further away and increase gamma, which contradicts that gamma is maximized. ठीक है, so gamma जो है वो दोनों तरफ से अगर बराबर नहीं होगा तो हम उसकी वो मैक्सिमाइजेशन वाली चीज़ को कॉन्ट्रडिक्ट कर सकते हैं उसे दूसरी तरफ मूव करवा के। ठीक है, कन्विंस योर सेल्फ ऑफ दिस पॉइंट, ताकि ये भी आगे आपको कन्फ्यूजन ना आए। जो हम कंस्ट्रेंट लेके चलेंगे वो एक साइड के लेके चल रहे होंगे, लेकिन वो कंस्ट्रेंट के अंदर ये बात इम्प्लिसिट होगी कि दूसरी साइड जो है उसमें भी वो कंस्ट्रेंट फुलफिल होगी, अदरवाइज यू कैन ऑलवेज वायलेट द कंस्ट्रेंट बाय जस्ट मूविंग द हाइपरप्लेन टुवर्ड्स द अदर क्लास। ठीक है, ऑल राइट जी। सो अब हम अपनी प्रॉब्लम को फॉर्मली स्टेट करते हैं। हमारा प्रॉब्लम ये है कि वी वांट टू फॉर्मुलेट आवर सर्च फॉर द मैक्सिमम मार्जिन सेपरेटिंग हाइपरप्लेन, और अब इसको हम बनाना चाह रहे हैं एज ए कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। अगर आपको याद हो कि इससे पहले हमने कंस्ट्रेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करके देखा है परसेप्ट्रॉन के अंदर, विद द कंस्ट्रेंट वाज के सारे पॉइंट्स सही साइड ऑफ द हाइपरप्लेन पे होने चाहिए। अब देखते हैं एसवीएम की प्रॉब्लम क्या बन रही है। द एसवीएम प्रॉब्लम इज दैट यू वांट टू मैक्सिमाइज द मार्जिन, ये आपका मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है, अंडर द कंस्ट्रेंट दैट ऑल डेटा पॉइंट्स मस्ट लाई ऑन द करेक्ट साइड ऑफ द हाइपरप्लेन, नेगेटिव साइड पे नेगेटिव हो, पॉजिटिव साइड पे पॉजिटिव हो। ठीक है, ये हमारी यहाँ पर कंस्ट्रेंट है जिसके अंडर हमने इस चीज़ को फुलफिल करना है। ठीक है, सो दैट मीन्स that you want to maximize gamma, which is the size of your margin, such that for all points in your data set, this yi into w transpose xi plus b is greater than equal to 0. ठीक है, सो ये आपको याद होगा परसेप्ट्रॉन के डायरेक्टली एल्गो के अंदर से ये चीज़ आ रही है कि अगर ये yi जो कि लेबल का सही कि उसकी क्लास का लेबल है,
एंड दिस सेकंड थिंग योर हाइपोथेसिस, जो कि इसने इसको क्लास दी है आपके हाइपोथेसिस ने, अगर इन दोनों का साइन सेम होगा तो ये चीज़ हमेशा होल्ड करेगी, और अगर इन दोनों का साइन ऑपोजिट होगा तो ये चीज़ होल्ड नहीं करेगी। दोनों का साइन सेम होने का मतलब है कि हाइपोथेसिस जो थी वही करेक्ट लेबल था। तो दैट मीन्स दिस वन लाइन इज सेइंग कि आपके सारे के सारे पॉइंट्स फॉर ऑल आई, सारे के सारे डेटा पॉइंट्स इन द ट्रेनिंग डेटा सही क्लासीफाई हुए हैं। ठीक है, तो ये आपकी कंस्ट्रेंट है, ये आपकी कंस्ट्रेंट अबाउट द सेपरेटिंग हाइपरप्लेन है। And the first one is your maximization problem about your margin. So you want to maximize the margin given that you have a separating hyperplane. ठीक है जनाब। अब हम ऐसा करते हैं कि अब हम गैमा की डेफिनेशन जो अभी थोड़ी देर पहले निकाल के आए हैं डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन के साथ, वहाँ से इसको प्लग कर देते हैं। सो नाउ यू आर मैक्सिमाइजिंग over your normal vector w and your bias b over the minimum distance that you have from any point x over all points x belonging to your data set d। ठीक है, इसको ज़रा हजम करें। So it's you're maximizing something which is a min। So this is a min of all data points, जितने data points x हैं आपके data set में, ये उनमें से सबसे छोटा सबसे करीबी distance है, ये वाला जो जो आपको ब्रैकेट के अंदर नज़र आ रहा है, और आप इसको मैक्सिमाइज करना चाह रहे हैं। यानी आप ये चाह रहे हैं कि मैं अपनी सड़क की चौड़ाई कितनी मैक्सिमाइज कर सकता हूँ गिवन मेरे वो वाले सारी की सारी चट्टानें दोनों साइड पे जो लगी हुई हैं। अब होपफुली आपको ये इंट्यूशन काम आ रही होगी। अच्छा जनाब, सच दैट ये दूसरी वाली चीज़ बिल्कुल उसी तरह है, इसमें कोई तब्दीली नहीं आई है कि आपका हाइपरप्लेन जो है सेपरेटिंग रहे। ठीक है, अब यहाँ पे आप ये नोट कर सकते हैं कि आपका जो नॉर्म है, ये L2 नॉर्म जो है नीचे, या जो आपका मैग्नीट्यूड है इसका W का, ये इम्पैक्ट नहीं हो रहा आपके मेन से। ठीक है, तो x के ऊपर काम कर रहा है ना मेन, तो इसको हम बाहर ले जाते हैं। ठीक है, तो इस पूरी की पूरी चीज़ को हम बाहर ले गए और हमारे पास ये चीज़ रह गई। ठीक है, तो हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया कि अब मैक्स की प्रॉब्लम जो है वो बाहर डिफाइन हो रही है और मिन की प्रॉब्लम जो है वो x के ऊपर डिफाइन हो रही है। ठीक है, सच दैट जो आगे आपकी कंस्ट्रेंट है हाइपरप्लेन की वो बिल्कुल। अच्छा जनाब, ये मैंने बिल्कुल पिछली स्लाइड की आखिरी लाइन उसी तरह से अगली स्लाइड पर ले आया हूँ। अब यहाँ से आगे चलते हैं। अब नाउ दिस इज़ अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व। ये अभी सीधा सीधा नहीं है, आसान नहीं है। अब यहाँ हमने वो पहला ट्रिक करना है जिसके लिए मैंने आपको पूरी कहानी वो टेबल की टांगे उतारने वाली सुनाई थी, कि यहाँ पर अब आप कहेंगे कि यार ये क्या किया। तो अब वो देखते हैं कि हम क्या करने लगे। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले ये कहा था कि आपका W और B स्केल इनवेरिएंट है। रिमेंबर, हम W और B को किसी भी तरह से स्केल कर सकते हैं, राइट? अगर हम W और B को स्केल कर सकते हैं तो फिर ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई चीज़ है, ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई चीज़ है, ये सारी की सारी, इसको हम उठा के किसी भी नंबर पर ले जा सकते हैं। आप अपने W और B को स्केल करें और इस तरह से स्केल करें कि आपका रिजल्टेंट जो है इस चीज़ का वो लेट्स से 1 आ जाए, या 2 आ जाए, या 10 आ जाए, या 100 आ जाए, राइट? And because we are scale invariant, we can easily put in any such limit here। तो अब हम यही करने लगे कि because your hyperplane is scale invariant, we can fix the scale of W and B any way we want। तो हम ऐसा करते हैं कि इसको यूं सेट कर देते हैं, हम इसको यूं सेट कर देते हैं कि your min x belongs to D, WT x plus B is equal to 1। हमने इसको 1 के ऊपर फिक्स कर दिया। ठीक है, तो अब ये वो बस ट्रिक था जिसके लिए मैं आपको कहानी सुनाई थी कि ये क्यों करते हैं। इसलिए करते हैं, आगे जाएंगे वहाँ जाके फंसेंगे, वापस आएंगे तो कहेंगे क्यों ना हम इसको इस तरह से फिक्स कर दें। अच्छा जनाब, इस रीस्केलिंग को वापस जो है वो हम अपनी कंस्ट्रेंट के अंदर डाल देते हैं और आपको ऑब्जेक्टिव ये बन गया। ऊपर से हम खाली इसको प्लग इन किया। सो मैक्स डब्ल्यू बी 1 ओवर द L2 नॉर्म ऑफ W इंटू 1। और इसको अगर हम इस पूरी चीज़ को अगेन, अब एक और यहाँ पे एक मैथ्स का ट्रिक, आपके वही वाला सवाल दोबारा आपके जहन में आएगा और वही जवाब मैं आपको दोबारा दूंगा कि इस मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम को हमने एक मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर दिया। हम सिंपली इसको ऊपर ले गए। ठीक है, सो अगर आप इस पूरी चीज़ को मैक्सिमाइज कर रहे हैं तो दैट्स द सेम एज सेइंग कि आप इस चीज़ को मिनिमाइज कर दें, राइट? ओके, ऑल कॉशर, यहाँ तक होपफुली कोई मसला आपको नहीं आ रहा होगा। एंड देन फाइनली इस पॉइंट के ऊपर इसको अगर मैं खोल दूँ, आपको ये याद होगा कि ये जो सारा मामला होता है ना, ये होता है W डॉट W अंडर रूट। ये होता है, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं W ट्रांसपोज W स्क्वायर रूट, राइट? L2 नॉर्म की केस में दिस इज द स्क्वायर रूट। तो अब अगर आपके पास जो ये स्क्वायर रूट वाला काम है, अगेन बिकॉज हम यहाँ पर इंटरेस्टेड मिन के अंदर हैं, तो जो वैल्यूज ऑफ डब्ल्यू बी इस चीज़ को मिनिमाइज करेंगी वही इस चीज़ को भी मिनिमाइज करेंगी, बिकॉज हम यहाँ पे मोनोटोनिक फंक्शंस के साथ डील कर रहे हैं। सो वी हैव इग्नोर्ड द स्क्वायर रूट हियर एज योर एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी स्क्वायर इज अ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन for z greater than or equal to 0, and this norm of w is and for this norm of w being greater than or equal to 0,
तो लिहाजा जो W मैक्सिमाइज करेगा इस चीज़ को वही मैक्सिमाइज करेगा इस सेकंड फैक्टर को भी, ठीक है। सो होपफुली यहाँ तक नाउ एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर टू यू, और आई होप कि यहाँ तक अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऑल राइट जी, सो पुटिंग इट ऑल टुगेदर, अभी जो आप पिछली स्लाइड के ऊपर देख कर आए हैं, जो हमने एक मैनिपुलेशन की है, वो मैनिपुलेशन बेसिकली दैट अलाउड अस टू कन्वर्ट आवर मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम इनटू दिस न्यू मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम गिवन दिस न्यू कंस्ट्रेंट जो हमने इंट्रोड्यूस कर दी थी, टेकिंग एडवांटेज ऑफ द फैक्ट कि हमारे W और B दोनों स्केल इनवेरिएंट है, राइट। और ये कंडीशन वैसी की वैसी ही रही जैसे हम इससे पहले देख कर आए। इवन नाउ दिस इज अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व। और अब यहाँ पर हम वो करने लगे हैं जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि बेड का बाज़ दफ़ा आप हेडरेस्ट उतार देते हैं गिवन कि आपको उसकी ज़रूरत नहीं थी, और उसी तरह का काम हम ये करने लगे हैं कि ये प्रॉब्लम मुश्किल है सॉल्व करने में, बट देयर इज़ अनदर प्रॉब्लम जो कि ऑप्टिमम सोल्यूशन के एतबार से बिल्कुल सेम है। अगर आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। so you can show that for the optimal solution it's equivalent to a much simpler formulation which is this। ऊपर वाली चीज़ एग्जैक्टली सेम है, मेन यू मिनिमाइजिंग ओवरऑल W एंड B, जिससे आपको जो है वो ये W ट्रांसपोज W मिल रहा हो, ये बिल्कुल वही सेम है जो अभी पिछली स्लाइड पर आप देख कर आए। सिर्फ जो वाहिद फ़र्क पड़ रहा है वो नीचे वाली चीज़ में पड़ रहा है कि आप बजाय इसके कि आप मेन की कंस्ट्रेंट को लिखते और जो है y के साथ उसको ग्रेटर देन 0 करके लिखते, आपने सिंपली ये कह दिया है कि yi into this W transpose xi plus B is greater than or equal to 1। Now all you need to convince yourself at this point is on कि ये दोनों की दोनों चीज़ें टॉप टू बॉटम एंड बॉटम टू टॉप, ये दोनों एक्सप्रेशन सेम है। जाहिर है इसका ये हिस्सा और ये हिस्सा तो वैसे ही सेम है। सो ऑल यू नीड टू शो टू कन्विंस योर सेल्फ ऑन इज कि ये वाली चीज़ इस वाली चीज़ के इक्वल है। I'll give you some time, आप बेशक इस पॉइंट पे वीडियो को पॉज करें और पॉज करने के बाद इस पे यहाँ से आगे चलाइए। सो होपफुली आपने पॉज किया और आपने इस चीज़ के ऊपर सोचा। सबसे पहले लेट से ऊपर से नीचे की तरफ आ जाएं। अगर मैं ऊपर वाली चीज़ में, आप देखें हम यहाँ क्या कह रहे हैं, हम जिन चीज़ों से डील कर रहे हैं, एक ये पहली वाली कंस्ट्रेंट है द कंस्ट्रेंट 1, और एक दूसरी कंस्ट्रेंट है कंस्ट्रेंट 2, ठीक है। सेकंड कंस्ट्रेंट ये कह रही है, पहली कंस्ट्रेंट तो आप जानते हैं कि वो क्या चीज़ कह रही है। सेकंड कंस्ट्रेंट बेसिकली ये कह रही है कि मेरे पूरे के पूरे डेटा सेट में से जो मेरा मिनिमम डिस्टेंस है टू एनी पॉइंट एक्स आई वो 1 होना चाहिए। सो रीस्केल योर W एंड B सच दैट द मिनिमम डिस्टेंस इज 1। अगर मैं अपना मिनिमम डिस्टेंस 1 कर रहा हूँ एंड नाउ आई जस्ट टेक दिस वैल्यू, दिस W ट्रांसपोज एक्स आई प्लस B and I multiply this thing by yi, which in this case if this whole thing जो अंदर वाली जो पूरी की पूरी चीज़ है, जो साइन उसका है वही बाहर वाली चीज़ का है, तो अगर मिनिमम डिस्टेंस अगर 1 है तो बाकी सबका डिस्टेंस 1 से ज़्यादा ही होगा या 1 की इक्वल होगा, राइट। सो देन ऑटोमेटिकली इस वाली चीज़ की वजह से नीचे वाली चीज़ फुलफिल हो जाती है। इफ़ यू गो टू दिस सेकंड एक्सप्रेशन यू फाइंड कि देन ऑटोमेटिकली if the minimum distance above is 1 then all other distances are higher than that। So I think it's simpler enough to show कि ऊपर वाली चीज़ नीचे के बराबर है। Now again pause the video and try to prove कि नीचे वाली चीज़ जो है वो भी ऊपर वाली चीज़ की इक्वल है। So hopefully you thought about this। अगर आप नीचे वाली चीज़ के बारे में सोचें तो वहाँ एक मेजर प्रॉब्लम है। In order to fulfill, because यहाँ पे कोई min की शर्त नहीं लगी हुई, तो यहाँ पे in order to fulfill this 1 could be easily like 10। So 10 is also greater than or equal to 1। So अगर ये let's say जो यहाँ पर अगर मिनिमम होगा वो 10 भी होगा तब भी फुलफिल हो जाएगा, या 100 भी होगा तब भी फुलफिल हो जाएगा, 5 भी होगा तब भी फुलफिल हो जाएगा। तो देन आप इस पॉइंट पे कैसे शो कर सकते हैं कि नीचे वाला एक्सप्रेशन ऊपर वाले एक्सप्रेशन 1 और 2 के इक्वल है। And the simplest way to do that is कि whatever this is, let's say this is fulfilled to 10, so then you can rescale your WT and your B। so your W and B को आप scale कर सकते हैं, और scale करके इस तरह से scale करेंगे कि आप इसको नीचे वापस 1 पर ले आएंगे। so you scale your hyperplane in a way कि आप इसको दोबारा नीचे से ये जो हमने rescaling और scale invariant की चीज़ prove की थी, that is coming in really handy। so आपने इसको किसी भी जगह ये मिनिमम को फुलफिल कर रहा है, किसी भी नंबर पर कर रहा है और बाकी सारे पॉइंट उससे दूर हैं, तो देन यू रीस्केल इट फॉर ऑल पॉइंट्स एंड देन यू रीच अगेन, यू टेक इट डाउन टू 1 एंड यू कैन शो देन कि ये नीचे वाली चीज़ ऊपर वाली चीज़ की इक्वल हो गई। नाउ दैट यू आर होपफुली कन्विंस्ड, और अगर आप इस पर कन्विंस नहीं हैं तो ट्राई टू कन्विंस योर सेल्फ, इसके ऊपर मजीद काम करके देखें, इसको थोड़ा सा अपने तौर पर प्रूव करने की कोशिश करें। और अगर वहाँ से समझ नहीं आता तो रेफर टू द रीडिंग मटेरियल्स, अगर वहाँ से नहीं समझ आता तो देन रेफर बैक टू अस, टू मी और माई TAs इस पर मजीद डिटेल के लिए। अच्छा जनाब, सो नाउ दैट वी हैव दिस,
this is it. This is your SVM. So this is defining your SVM. So ये आपका ये वो expression है जिसको अगर आप find कर लेंगे as simple as this. This is finding the maximum margin given the constraint कि आपके जो है वो सारे के सारे points सही direction में आ रहे हो. So we have converted that maximization into a minimization problem as we saw in the last slide. ठीक है जनाब. अच्छा अब इसको कैसे solve करें, इससे आगे कैसे सोल्यूशन निकालें. यहाँ तक हमारा मसला सॉल्व हो गया, मशीन लर्निंग की हद तक वी आर ऑल गुड, वी आर सेट नाउ. यहाँ से आगे नाउ इट्स अ टिपिकल मैथ्स प्रॉब्लम. सो बेसिकली दिस इज इस प्रॉब्लम को पहली चीज इसको जरा देख लें. सो व्हाट यू ट्राइंग टू डू हियर इज यू वांट टू फाइंड द सिंपलेस्ट हाइपरप्लेन. सिंपलेस्ट हाइपरप्लेन. सो नाउ सिंपलेस्ट मीनिंग कि आपके WT और W की वैल्यू स्मॉलेस्ट होनी चाहिए. ठीक है. So you're trying to find the simplest hyperplane such that all inputs lie at least 1 unit away from the hyperplane on the correct side. So दोनों साइड पे, इनफैक्ट करेक्ट नहीं कि दोनों पे अप्लाई होगा. So दोनों साइड्स के ऊपर आपकी जो डिस्टेंस है वो 1 है. So पहले करेक्ट दोनों साइड का मार्जिन जो है वो आप 1 के ऊपर ले गए. ठीक है. एंड अगेन बिकॉज स्केल आप कर सकते थे तो आप स्केल करके इसको किसी पॉइंट पे भी ले जा सकते थे. यहाँ हमने ये 1 की कंस्ट्रेंट के ऊपर इसको रख दिया है. Now how do you solve this? So basically this is a linearly constrained quadratic optimization problem. ठीक है. नीचे जो constraint है वो linear है और ऊपर जो problem है वो quadratic है, जिसको सॉल्व करने के लिए इन मैथ्स यू यूज क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग. ये वो काम है जो आप करके आए हुए हैं. एट सम पॉइंट इन योर लाइफ यू मस्ट हैव स्टडीड द कोर्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस जिसमें आपने लैग्रांज मल्टीप्लायर्स पढ़े हुए होंगे. सो that's one of the ways of solving this. There are other ways of solving this as well. Usually हम जब SVMs यूज़ कर रहे होते हैं तो हम इसका कोड खुद नहीं लिख रहे होते हैं, हम कोई ना कोई लाइब्रेरी यूज़ कर लेते हैं. अगली स्लाइड में मैं आपको ब्रीफली इंट्यूशन दे दूंगा कि सॉल्व होती कैसे है. ये इस तरह की लीनियरली कंस्ट्रेंड क्वाड्रेटिक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होती हैं यूजिंग लैग्रांज मल्टीप्लायर्स. लेकिन इसका फर्दर ज़्यादा डिटेल जो है वो हमारे हम उसको यहाँ पर डील नहीं करेंगे और ये उस सूरत में भी ना करते अगर इफ़ वी वुड हैव हैड मोर टाइम. वो सारी वो चीज़ है जो कि आई वुड से कि बियॉन्ड हमारा मशीन लर्निंग के काम से बियॉन्ड है. ये आपके पास्ट वर्क से आ रही है जो चीज़ें आपने पहले की हुई हैं. लेकिन अगर आपको इसकी मज़ीद इंट्यूशन चाहिए हो इवन आफ्टर द नेक्स्ट स्लाइड जो जिसमें मैं इसको कवर करूँगा तो तब मैं फिर वो यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा की जो प्रोफेसर की वीडियो है वो रिकमेंड करूँगा कि ही प्रोवाइड्स अ रियली नाइस इंट्यूशन इनटू दैट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम कि वो फिर कैसे होती है. ठीक है जनाब. अच्छा जी, क्या करते हैं इसके अंदर. सो सपोज यू गिवन अ फंक्शन f ऑफ ओवर द वेरिएबल्स x y z एंड सो ऑन फॉर व्हिच यू वांट टू फाइंड द एक्सट्रीमा सब्जेक्ट टू द कंडीशन g x y z इज इक्वल टू k. ठीक है. तो ये लीनियर कंडीशन, लीनियर कंस्ट्रेंट इसके ऊपर लगी हुई है. सो ऑल द बेसिक आइडिया ऑफ द लैग्रांज मल्टीप्लायर्स इज दैट द ग्रेडियंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन f lines up either in parallel or anti-parallel direction to the gradient of the constraint g. So इन दोनों की gradients कहीं ना कहीं जाकर अलाइन होंगे और वो पॉइंट होगा जो कि एक ऑप्टिमम पॉइंट होगा. ठीक है. सो ऑप्टिमा के ऊपर जाकर आपका फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन और आपकी कंडीशन दोनों के ग्रेडियंट्स अलाइन हो जाते हैं चाहे वो पैरेलल डायरेक्शन हो या एंटी पैरेलल हो. ठीक है. अगर ये चीज समझ में आ गई तो दैट्स द कोर ऑफ इट. ठीक है. इन सच अ केस वन ऑफ द ग्रेडियंट्स शुड बी सम मल्टीप्लायर ऑफ द अदर एंड दैट्स लाइक द बेसिक प्रॉपर्टी व्हिच यू ऑलरेडी नो. ठीक है. सो फॉर एग्जांपल मैं आपको डायग्रामेटिकली भी इसका दिखा देता हूँ. सो फॉर एग्जांपल मेरे पास f of x y ये है 8x स्क्वायर प्लस 2y अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको आपने ऑप्टिमाइज करना है. And then on the other side you have like g of xy is equal to x square plus y square which जहाँ पे essentially मैं use करना चाहूँगा x square plus y square is equal to 1 which would be a unit circle. ठीक है. तो अब इसको जब आप solve करेंगे तो आप क्या करेंगे, you just equate it और आप इन दोनों के gradients को equate कर देते हैं where one is a multiplier of the other. ठीक है. तो आपने जो है वो इसको lambda बीच में multiplier use कर लिया. ठीक हो गया जनाब. So what this looks like is this. ये सेंटर में जो पिंक कलर का है ये आपका यूनिट सर्कल है. ठीक है. और जो इसके ऊपर बाय द वे ये जो लिंक है इस तस्वीर का ये ऊपर मैंने दिया हुआ है. बिल्कुल ये एक बहुत अच्छी पोस्ट है, अगर आप इसकी डिटेल में जानना चाहें तो वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं. सो आपको सारे मिनिमा और मैक्सिमा पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं अपने फंक्शन f के जो इस सरफेस के ऊपर टच कर रहे हैं. सो दीज आर ऑल द पॉइंट्स. द एक्सट्रीमा ऑफ द कंस्ट्रेंट फंक्शन f lie on the surface of the constraint g which is a circle of unit radius. so ये obviously एक necessary condition है, ऐसा हमेशा होगा. तो वो जो tangent vectors हैं and the of the functions and the constraints are either parallel या फिर anti parallel at these extreme points. ठीक है. तो आपको max मिल रहा है. आखिरी वो फंक्शन जो कि इसको टच करके गुजरना था वो ये वाला था
और जो सबसे पहला था जिसने इसको टच किया था, जो आपकी कंस्ट्रेंट के साथ फुलफिल कर रहा था, वो ये वाला था, ठीक है। सो दिस इज द आइडिया विच यू यूटिलाइज इन दिस, एंड देन दिस इज व्हाट यू कैन यूज टू सॉल्व द ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम जो कि आपने पिछली स्लाइड के ऊपर देखी है, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली इट। एक क्विक पॉइंट सिर्फ और है कि जो आपका ऑप्टिमल WB पेयर होगा, some training points will have tighter constraints, right? So जो 1 के ऊपर रखे हुए होंगे, हमने कहा ना greater than or equal to 1, so आपने अब ये कह दिया है कि पहले हम कह रहे थे, अगर मैं बिल्कुल सादे वर्ड्स में कोई परसेप्ट्रॉन में ये कह रहे थे कि this whole thing should be greater than or equal to 0, मतलब मेरे दोनों पॉइंट्स, 0 वो पॉइंट है जो मेरे हाइपरप्लेन पे, 0 से ऊपर और 0 से नीचे के पॉइंट वो हैं जिनको मैं सेपरेट कर रहा हूँ। अब मैं कह रहा हूँ मेरे वो पॉइंट्स जो कि मेरे हाइपरप्लेन पे हैं वो अभी भी 0 हैं, और देन आई हैव सपोर्ट वेक्टर्स ऑन बोथ साइड्स, ये और वो सपोर्ट वेक्टर डिफाइन कर रहे हैं मेरे दोनों साइड की दो लाइनें, मेरी रोड के जो दो एंड पॉइंट्स हैं दोनों साइड के, ठीक है। जिन एंड पॉइंट्स पे हमारे यहाँ कूड़े के डब्बे रखे होते हैं, तो वो कूड़े के डब्बे को आप समझ लें आपके पॉइंट्स हैं। सो नाउ दोज टू पैरेलल लाइंस ऑन बोथ साइड्स, द डॉटेड लाइंस जो हमने बनाई थी, वो 1 के फासले पर है। सो मेरा रियल जो डेटा पॉइंट्स हैं वो दोनों साइड पे एक 1 आगे और एक 1 पीछे होंगे, ठीक है। एक ग्रेटर देन 1 पे होंगे, एक लेस देन 1 पे, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स भी तो होंगे जो एग्जैक्ट 1 पे होंगे। So this must be the case because if all of the training points had a strict greater than inequality relationship, तो फिर तो ये possible था कि अब WB को फर्दर स्केल करते यहाँ तक कि वो वहाँ टच करने लगता। वो जो मैंने आपको चट्टानों के बीच में सड़क गुजारने की एग्जांपल दी थी, तो आप ये अगर फर्ज करें कि सारे के सारे पॉइंट्स जो है, कोई पॉइंट आपकी सड़क के किनारे को टच नहीं कर रहा, तो आप सड़क को और चौड़ा कर सकते हैं। दैट्स व्हाट वी आर सेइंग एट दिस पॉइंट। सो वी refer to these training points that we are touching with the edges of our road as the support vectors, ठीक है। support vectors are special because they are the training points that define the maximum margin of the hyperplane to the data set, and they therefore determine the shape of the hyperplane। और अगर आप इनको मूव कर दें वहाँ से, ठीक है, और अपने जो है वो SVM को रिटेन करें, तो आपका हाइपरप्लेन की शक्ल चेंज हो जाएगी, ठीक है। ज़ाहिर है ये हटेंगे तो सड़क चौड़ी हो सकती है, हो सकता है ओरिएंटेशन भी बदल जाए, अब कोई नए सपोर्ट वेक्टर्स आ जाएंगे जो अब क्लोजेस्ट पॉइंट्स होंगे, ठीक है। जबकि अगर आप इनको वहीं पे रहने दें और बाकी डेटा सेट में किसी चीज़ को थोड़ा बहुत मूव करें, इतना ना मूव करें कि वो नए सपोर्ट वेक्टर्स बन जाएं, क्लोजेस्ट पॉइंट्स बन जाएं, लेकिन ऐसे मूव करें तो उससे आपके हाइपरप्लेन की और आपकी मार्जिन्स की शक्ल में तब्दीली नहीं आती। अच्छा जनाब, ये जो हमारे पॉइंट्स हैं, जहाँ से आगे जो डिस्कशन हम जहाँ रोकेंगे और मे बी बाद में जब कभी कंटिन्यू उसको करेंगे आफ्टर द सेमेस्टर इंशाल्लाह, तो वो कर्नल SVMs की डिस्कशन होगी। और ये वाला पॉइंट मैं यहाँ आपको रेफर करूँगा इस जगह आने पर वापस कर्नल SVMs के अंदर से, कि ये जो हमने बात साबित की थी सपोर्ट वेक्टर्स के बारे में, ये बात वहाँ पर आकर हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाएगी। ऑल राइट जी, सो वी डन विद द फर्स्ट SVM जिसको हम देख रहे थे, जो कि लीनियर SVM थी विद हार्ड मार्जिन्स। और आप देख रहे हैं कि यू कैन क्लियरली सी कि हम इसको क्यों हार्ड मार्जिन्स कह रहे हैं, क्योंकि अब कोई भी चट्टान सड़क पे नहीं आ सकती, चाहे वो एक ही आउटलायर हो, वो डिफाइन करेगी कि मेरी सड़क कहाँ बन सकती है। तो ये चीज़ एक बहुत बड़ी कंस्ट्रेंट है, जिसको हम इसको भी किसी हद तक रिड्यूस किया करते हैं कि चलो सड़क और चौड़ी कर लो, एक ही चट्टान कहीं सड़क के बीच में आ रही है तो रखी रहने दो, खैर है कोई बात नहीं। तो now it's looking like more like how we build our roads, but anyhow, तो वो टॉपिक अब हमारा नेक्स्ट है। उसके अंदर आकर हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या हम इन मार्जिन्स की कंस्ट्रेंट्स को कुछ सॉफ्ट कर सकते हैं, इनको कुछ आसान कर सकते हैं, ऐसा करना मुमकिन है या नहीं है। तो फ्लेक्सिबिलिटी लाना हमारे मार्जिन्स के अंदर बेसिकली हमारा वहाँ पर गोल होगा, और दैट वुड बी probably the last video on SVMs, and after that we'll move on to our next topic inshallah. Thank you.